वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 28 मार्च 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चलेंगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, दैट इज आस्क देवेंद्र। यहां पर आप अपनी तैयारी से संबंधित कोई भी सवाल मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर किसी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप उस सवाल का जवाब चाहते हैं तो। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। देखिए, तैयारी के दौरान एक डायलॉग आपको अक्सर मारा जाता है, सिलेक्टिव पढ़ो, ज्यादा घुस के मत पढ़ो, पीएचडी नहीं करनी है। आई विल से देयर इज वन प्लेस जहां आपको पीएचडी करनी है एंड दैट इज ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जितनी अच्छी आपकी होल्ड होगी, एग्जाम को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी होगी। कैसे सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और कैसे एनालाइज करें? आई विल से कि एनालाइज करते वक्त आप इसे दो डोमेन में देख सकते हैं। आपका जो पहला एनालिसिस होना चाहिए वो तो होना चाहिए मैक्रो लेवल पे, और जो दूसरा एनालिसिस होना चाहिए वो होना चाहिए माइक्रो लेवल पे। जो मैक्रो लेवल पे एनालिसिस आपका होना चाहिए वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप एनालाइज करें एक टोटल 10 सालों के पेपर, मतलब 2021 से लेकर 2011 तक के पेपर्स आप एनालाइज कर सकते हैं 2022 के एग्जाम के लिए। एनालाइज करते वक्त आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, मतलब एक डिवीजन हो सब्जेक्ट वाइज, दूसरा डिवीजन हो सकता है सब्जेक्ट के भीतर टॉपिक वाइज, और तीसरा डिवीजन हो सकता है कि करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस आए हैं। कई बार आपको ये जो डिवीजन है वो मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स आती हैं जिनमें ये डिवीजन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। न्यू विशाल पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आता है, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं, तो आप ये सेगमेंटेशन वहां भी देख सकते हैं। अब ये जो मैक्रो लेवल पे आप सेगमेंटेशन करके एनालिसिस करते हैं, इससे आपको कई सारे फायदे मिल जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस से आपको ये पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेटेज क्या है। जब आप टॉपिक का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक पर किस नेचर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको टॉपिक में कितना घुसना है और कितना सुपरफिशियल होकर पढ़ना है, ये अंदाजा आपको यहां से लगता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जब एनालाइज करते हैं तो अब आपको पता चलता है कि करंट के इवेंट को कैसे लिंक करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। फर्दर यूपीएससी करंट अफेयर्स के या बाकी टॉपिक से कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाती है और वो कितना नीचे गिर सकती है क्वेश्चन बनाते वक्त। कई बार वो शुद्ध फैक्ट भी पूछ लेते हैं या कई बार तो डेटा भी पूछ रखा है उन्होंने। एक और आपको जानकारी मिल जाएगी कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछती है जो आउट ऑफ लीक होते हैं, आपको उन्हें कवर करने के लिए बहुत सारा पढ़ना होगा जिसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता, तो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग भी मैक्रो लेवल एनालिसिस से आपको मिल जाएगी। माइक्रो लेवल के एनालिसिस जब आप करते हैं तो यहां पर आपको बेसिकली सब्जेक्ट्स पर होल्ड चाहिए होगी। माइक्रो लेवल के एनालिसिस आप तब कर पाएंगे जब आपने बुक्स को, जो एनसीईआरटीज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़े हों। अभी आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, आई एक्सपेक्ट कि आपने ऑलमोस्ट चीजें पढ़ रखी हैं। इन दैट केस आप माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं। यहां पर आप बेसिकली ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पूछे गए क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, लाइक एनसीईआरटी से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कई बार क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से नहीं आते, किसी अतरंगी किताब से अलग तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जो आपने सोर्सेस पढ़े हैं वो उन्हें कितना मैच कर पा रहे हैं, ये पूरा एनालिसिस आप माइक्रो लेवल पे कर सकते हैं। जितना अच्छा एनालिसिस उतनी अच्छी एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग और उतना बढ़िया आप पेपर सॉल्व करने में और तैयारी करने में कैपेबल होंगे। होप आपको इससे मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कई सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पे, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, लास्ट माइल लीप जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, और सीसैट के कोर्सेस। आप इन कोर्सेस को अवेल कर सकते हैं video.onlyas.in पे जाकर। बाकी इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप ओनली आईएएस का जो नंबर है दैट इज, इस पे कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो H2O के बारे में है। बड़ा इनोवेटिव सा और मजेदार सा नाम है। क्या है ये? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने कई सारे अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर 3 एनिमेशन फिल्म्स रिलीज की हैं इस इनिशिएटिव के अंडर में, जिसका नाम है H2O, वाटर वाइज प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। बच्चों जैसा नाम है, बच्चों के लिए इनिशिएटिव। स्पष्ट है कि बच्चे पानी के क्राइसिस को लेकर अवेयर हों, उसी उद्देश्य से ये इनिशिएटिव बनाया गया। इसमें 3 एनिमेशन फिल्म्स बनाई गई हैं। जो बच्चों ने स्टोरी सबमिट की थी उन्हीं को आधार बनाकर इन्हें बनाया भी गया है। एक क्लिप में देख रहा था, उसमें था ऐसा कि कोर्ट लगी हुई है जहां पे फिशेस, क्रोकोडाइल्स और स्नील्स वगैरह बैठे हुए, वो बता रहे हैं कि कैसे जो प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है समंदर में, उससे वो कितना परेशान हो जाते हैं। फिर वो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो कचरा इंसान फेंकेंगे वो उसे वापस बाहर फेंक देंगे। फिर वो सारे एक साथ हाथ मिलाते हैं और इकट्ठा करके एक एक कचरा बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी प्यारी सी क्लिप थी, वो इसी H2O इनिशिएटिव के तहत डेवलप की गई है। इसे लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा जुलाई 2021 में। ये एनिमेशन फिल्म अभी बनी है, इनिशिएटिव तो 2021 के जुलाई में ही आ गया था।
यूनिक प्रोग्राम है जहां पे 1 से 8 क्लास के जो बच्चे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं पानी के क्राइसिस को लेकर। ऑब्जेक्टिव यही है कि अवेयर किया जाए कि पानी को कैसे कंजर्व करना है और कैसे उसका सस्टेनेबल यूज करना है। अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चे कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 3 फेजेस में इस पूरे प्रोजेक्ट को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 6 से 14 साल के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। 31,000 स्टूडेंट्स ने 53 स्कूल से 18 इंडियन स्टेट से इसमें पार्टिसिपेट किया और 400 टीचर्स का भी इस इनिशिएटिव में एंगेजमेंट रहा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बुकारेस्ट 9 के बारे में है। शॉर्ट में आप B9 बोल सकते हो। बुकारेस्ट 9 ये जो भी देश हैं उन्होंने आर्टिकल लिखा है एक पॉपुलर इंडियन न्यूज़पेपर में, जहां पर वो इंडियंस को ये जो ऑनगोइंग वॉर है रशिया और यूक्रेन के बीच में उसके ग्राउंड फैक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये जो वॉर है ये रशिया ने जानबूझकर बिना प्रोवोक किए हुए और अनजस्टिफाइड रीजन से यूक्रेन के ऊपर दिखाया है एंड दैट इज अ काइंड ऑफ रशियन एग्रेशन। बुकारेस्ट 9 के बारे में बात करें, जिसे बुकारेस्ट फॉर्मेट भी कहा जाता है, B9, इसे 2015 में फाउंड किया गया था। यह अपना नाम रोमानिया की कैपिटल सिटी बुकारेस्ट से डिराइव करता है। बुकारेस्ट 9 में बेसिकली नाटो के 9 देश हैं। यही 9 का मतलब है। ये वो 9 देश हैं जिन्होंने कोल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद नाटो को ज्वाइन किया। इन्हें वॉइस ऑफ ईस्टर्न फ्लैंक नाटो अलायंस के भीतर यह नाम दिया जाता है। ग्रुप ने एक हाई लेवल मीटिंग क्रिएट करी थी बेसिकली। देखिए ये जो बुकारेस्ट 9 का इनिशिएटिव है इसे 2 लोगों ने लीड किया था, लाउस लोहेनिस और एंड्रेज डूडा। जो एक लाउस लोहेनिस हैं ये रोमानिया के 2014 में प्रेसिडेंट बने थे और 2015 में ये डूडा जी प्रेसिडेंट बने थे पोलैंड के। इन दोनों लोगों ने इस पूरे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था 2015 में, ताकि ये देश आपस में अच्छी तरीके से डायलॉग्स को डीपन कर सके और नाटो के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके। जो देश इसमें शामिल है 9, उनके नाम हैं रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और 3 बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिनके नाम एक साथ दिए जाते हैं। 9 देशों के नाम याद रखिएगा, न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। ये 9 कंट्रीज कभी क्लोजली एसोसिएट हुआ करते थे सोवियत यूनियन के साथ, लेकिन बाद में इन्होंने डेमोक्रेसी का रास्ता चुना और यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए। जो 9 मेंबर्स हैं ये यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का ही हिस्सा है। B9 की जो कंट्रीज है उन्होंने 2014 में जब रशिया ने एग्रेशन दिखाया था यूक्रेन का, वो जो रीजन है डोनबास का, ये डोनबास का रीजन है रशिया का, सॉरी यूक्रेन का, तो वहां पर, और उसके बाद क्रीमिया को उन्होंने एनेक्स भी कर लिया था, तब भी इन्होंने जो रशिया है उसके खिलाफ अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया था। 2014 में प्रश्न आया है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रश्न आता है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर आपको आइडिया देता है, क्वेश्चन थोड़ी रिपीट हो जाएगा या हो भी सकता है। पूछा गया है कि ब्रिक्स के संबंध में स्टेटमेंट्स हैं, सही गलत बताइए। पहली समिट ब्रिक्स की रियो डी जेनेरियो में हुई 2009 में और साउथ अफ्रीका ने सबसे लास्ट में ब्रिक्स को ज्वाइन किया। सही जवाब तो देखिए इसका बी ही है, क्योंकि पहली जो मीटिंग थी वो रशिया में हुई थी, तो ये तो गलत हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल INS वसुरा के बारे में है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में प्रेसिडेंट्स कलर ग्रांट किया है, दिया है नेवी का जो प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसे, जिसका नाम है INS वसुरा। ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से ट्रेनिंग देता है जो पर्सनल्स हैं उन्हें। प्रेसिडेंट कलर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक रिकॉग्निशन होता है जो किसी भी एंटिटी को उसकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है, ना केवल पीस टाइम में बल्कि वॉर टाइम में भी। INS वसुरा प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गुजरात के जामनगर में। ये ऑफिसर्स को ट्रेन करता है कि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज है उन्हें कैसे मेंटेन किया जाए, वॉरशिप के ऊपर भी, जब वो बोर्डिंग में हो तब, और बाकी कंडीशंस में भी। नेवी को सबसे पहले ये रिकॉग्निशन दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 27 मई 1951 को। ये जो INS वसुरा है इसे 30 एकड़ के एरिया में 1942 में टॉर्पीडो स्कूल के तौर पे शुरू किया गया था और अभी तो ये काफी बड़े एरिया में स्प्रेड हो चुका है, 600 एकड़ के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 के बारे में है। हाल ही में इसे रिलीज किया गया है, नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है। कोलैबोरेशन रहा है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस का। 2020 में इस इंडेक्स को फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था। तो कई बार पूछा जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम कब आया। इसके जरिए इंडिया के एक्सपोर्ट अचीवमेंट को एनालाइज करने की कोशिश की जाती है और यहां पे कुछ फंडामेंटल एरियाज को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए टारगेट करके देखते हैं। यह पाया गया है कि कोस्टल स्टेट्स एक्सपोर्ट के डोमेन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालिसिस होता है। राज्यों की पॉलिसीज कैसी हैं एक्सपोर्ट को लेकर, उनका बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है और एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। होते हैं 11 सब पिलर्स, नाम ले लेता हूं, याद ना रहे तो परेशान मत होइएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी,
एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ ओरिएंटेशन। नाम मैंने आपके सामने ले लिए हैं। क्या निकल के आया? गुजरात ने टॉप किया है, महाराष्ट्र सेकंड रैंक पे है और कर्नाटका को मिली है थर्ड रैंक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम के बारे में है। शॉर्ट में आप बीपीकेपी स्कीम बोल सकते हो, बीपीकेपी। अभी हाल ही में राज्यसभा को इस स्कीम के बारे में इन्फॉर्म किया गया, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसे 2020-21 में लॉन्च किया था। ये सब मिशन है, मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर में इस स्कीम को रन किया जाता है। ये ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। इसके माध्यम से कोशिश तो ये की जाती है कि जो सिंथेटिक केमिकल्स, यूरिया एंड ऑल इस्तेमाल किया जाता है, हम उसे बिल्कुल इस्तेमाल करें ही ना, और ऑन फार्म बायोमास की रिसाइकलिंग करें। बायोमास मल्चिंग की जाए, काउ डंग और काउ यूरिन के फॉर्मुलेशन से हम जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो क्रिएट करें। बीपीकेपी के तहत 12,200 रुपए का असिस्टेंस फाइनेंशियल फॉर्म में दिया जाता है 3 साल तक, ताकि एक क्लस्टर बन जाए जहां पर परंपरागत कृषि की जा रही हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। अचीवमेंट की बात करें तो अभी तक 4 लाख हेक्टेयर का एरिया इस स्कीम के तहत कवर हो चुका है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश ने कवर किया है, 1 लाख हेक्टेयर का आसपास का। इस नेचर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सबूत आपके सामने है 2018 के एक प्रश्न के फॉर्म में। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इंडिया में है उसके संबंध में स्टेटमेंट्स को आपको कंसीडर करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये ऑपरेट हो रहा है या ऑपरेट होता है अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो एक बात मिनिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है, वो सीधा ये मिनिस्ट्री के नाम नहीं पूछेंगे, वो स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री दे देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इसलिए कहा जाता है कि मिनिस्ट्री वगैरह भी ध्यान दो आप। अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है एनपीओपी के इंप्लीमेंटेशन के लिए। सिक्किम इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट बना था। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं, आप इसको अच्छी या खराब बात कह लो, क्योंकि इसका जवाब तो मुझे आप देंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं कि नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए और सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा गया वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक घर को आग लगाई गई और 8 लोगों की जान गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। यह वायलेंस टीएमसी की एक लीडर की हत्या के बाद शुरू हुआ। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। आइए बात करते हैं सीबीआई के बारे में। एनआईए के पास सुओ मोटो लेने का अधिकार है, मतलब वो खुद से किसी मामले की जांच कर सकते हैं। सीबीआई के पास ये अधिकार नहीं। सीबीआई किसी मामले की जांच केवल तब करती है जब उनसे ऐसा करने को कहा जाए, चाहे वो ऑफिशियल्स सेंटर या पीएसयू स्टाफ के ही क्यों ना हो, या मामला वायलेंट क्राइम का ही क्यों ना हो। करप्शन के केसेस को जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ भी इन्वॉल्व हो, अगर ऐसे जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी स्टेट में एम्प्लॉयड हैं और उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करनी है, तो या तो उस राज्य ने जो सीबीआई है उसे जनरल कंसेंट दे रखी हो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर कई सारे राज्य हैं जो जनरल कंसेंट देके रखते हैं कि ठीक है भाई, सीबीआई को इस मामले में अगर हमारे यहां इन्वेस्टिगेट करना है तो आके कर लो, परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। कई राज्य जनरल कंसेंट नहीं देते हैं, तो फिर उनसे हर केस के ऊपर स्पेसिफिक कंसेंट लेनी पड़ती है, तभी आप जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, स्टेट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, करने दो। सीबीआई हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी किसी मामले को रेज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तब भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। क्या सीबीआई अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है या सरकार कहती है तो इन्वेस्टिगेट करने से मना कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सरकार जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीबीआई बोल सकती है कि उनके ओपिनियन में ये केस वर्थ नहीं है कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, तो वो मना कर देते हैं। पास्ट में भी सीबीआई ने कई बार ओवरबर्डन होने की बात कहकर कई सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने से मना किया है। 2015 में 9 राज्यों ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। शामिल है महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम और मेघालय। जिन्होंने कहा कि आपको हमारे यहां इन्वेस्टिगेट करना है तो हर केस से पूछिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें। जनरली आप आके नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन। इस पर सीबीआई ने अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि इससे हमारे हाथ बन जाएंगे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कंसर्न जाहिर किया, जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि उन्होंने 150 रिक्वेस्ट डाली इन राज्यों में जिन्होंने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली है, और में से 78% पर अभी तक उन्हें कंसेंट नहीं मिली है राज्यों की। तो इससे सीबीआई के काम करने का तरीका बाधित हो रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के बारे में है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ये एक रजिस्टर है जिसमें होगी कुछ जानकारी,
कैसी जानकारी होगी? इस रजिस्टर को अभी लॉन्च किया जा रहा है दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र के लाइसेंस सर्विस एरिया में, जहां पर टेलीकॉम सर्विसेज दी जाती हैं। जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है या रजिस्ट्री है, तो इसमें कुछ जानकारी होगी। वो जानकारी किसकी होगी? ये जानकारी होगी मोबाइल के IMEI नंबर की, जो 15 डिजिट का एक नंबर होता है, जो हर मोबाइल का होता है। आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर जानना है तो *#06# डायल कर दीजिए, आपके मोबाइल का IMEI नंबर निकल के आ जाएगा। इसके माध्यम से बेसिकली जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं और जो मोबाइल का IMEI नंबर होता है, उसका पूरा एक कंबाइंड डेटाबेस तैयार कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक मोबाइल में से सिम बदल भी दे, लेकिन उसका IMEI नंबर ब्लैकलिस्टेड है, तो वो किसी भी सिम के नेटवर्क को यूज नहीं कर पाएगा, मतलब मोबाइल डेड हो जाएगा। इसके माध्यम से जो मोबाइल की चोरी होती है, आपका फोन किसी ने चुरा लिया, उसका वो मिसयूज कर सकता है। इन दैट केस आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने मोबाइल की IMEI नंबर के साथ, और उस IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति उस फोन को यूज नहीं कर पाएगा, वो डेड हो जाएगा। मोबाइल फोन की थेफ्ट इससे डिस्करेज होगी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट सर्व होंगे और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को ट्रैक करने में भी आसानी होगी। CEIR प्रोजेक्ट जो है वो फोन की ब्लॉकिंग एंड ट्रेसिंग में हेल्प करेगा। इससे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं पर्टिकुलर एरिया के, उनको ये डेटा मिल जाएगा कि कौन सा IMEI नंबर है जो कि चोरी हो चुका है। लोग भी IMEI नंबर को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनका फोन चोरी हो गया तो। मल्टी स्टेक होल्डर सिस्टम होगा, सभी स्टेक होल्डर लिमिटेड रोल के साथ इसमें इन्वॉल्व होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, पुलिस, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर और मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स। यहां पर 3 लिस्ट बनाई जाएगी। एक होगी व्हाइट लिस्ट, इसमें आप जैसे अच्छे लोगों का IMEI नंबर होगा जो रन कर रहा है। दूसरी होगी ग्रे लिस्ट, ऐसे फोन के IMEI नंबर जिन्हें ट्रेस करना है, वो संदिग्ध हैं। और ब्लैक लिस्ट, जिनके फोन्स को बंद कर देना है, जिन्हें यूज ना किया जा सके, जो चोरी हो चुके हैं या जिनके मिसयूज की संभावना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेड पॉइजनिंग के बारे में है। जाम्बिया के काव्य माइन में या उसके आसपास के रहने वाले बच्चों में लेड पॉइजनिंग देखी गई है। यह है अफ्रीका, यहां पे है जाम्बिया। यहां की माइन के आसपास बच्चों में लेड पॉइजनिंग देखी गई है, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला एक टॉक्सिक मेटल है। यह ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन्स को प्रभावित करता है, टीथ और बोन्स को भी प्रभावित करता है। ब्लड में लेड की कितनी मात्रा है, इसके माध्यम से पता किया जाता है कि पॉइजनिंग का लेवल क्या है। यह न्यूरोटॉक्सिन की तरह वर्क करता है, बच्चों के ब्रेन को डिस्टॉर्ट कर देता है। यह कम एज के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप भी नहीं हुआ होता, और इससे अगर वो पोल्यूशन या उससे वो पॉइजनिंग को फेस करते हैं तो लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव और फिजिकल इंपेयरमेंट हो सकती है। इससे उनकी मेंटल हेल्थ और बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, सीवियर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन ये बात किसी को समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक ये ना बताया जाए कि कितने पैसे का नुकसान हो रहा है इस प्रकार की पॉइजनिंग से। तो इकोनॉमी के टर्म्स में बताते हैं, जो बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, हम उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते। इससे ग्लोबल इकोनॉमी को लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है उनकी पूरी लाइफ टाइम के बेसिस पे। जो लेड पॉइजनिंग है उसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? एनवायरमेंटल सोर्सेस हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल भी हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा मटेरियल बर्न किया जा रहा है जहां पर लेड है, जैसे कि स्मेल्टिंग, ओर से किसी मेटल को निकालना, रिसाइकलिंग, लेडेड पेंट को हटाना, स्ट्रिपिंग करना, या फिर एविएशन फ्यूल में लेड का इस्तेमाल करना, या फिर लेड कंटेमिनेटेड डस्ट या वाटर का, जैसे पानी है जिसमें पाइप है जो लेड से कोटेड है, कुछ भी है तो उससे पानी आ रहा है, तो फिर हो सकता है ये। और लेड सोर्सेस कंटेनर्स में अगर कोई चीज आ रही है, फूड एंड ऑल, तो उससे भी लेड कंटेमिनेशन हो सकता है। देखिए, इस संबंध में 2012 में प्रश्न आया था। लेड इंजेस्टेड या इनहेल्ड हो तो हैजार्ड की तरह काम करता है हेल्थ के लिए। वैसे तो पेट्रोल में लेड के एडिशन को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लेड पॉइजनिंग का सोर्स क्या हो सकता है? स्मेल्टिंग यूनिट, पेन्स एंड पेंसिल्स, पेंट्स, हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। सही जवाब है 1 और 3, बी विल बी द आंसर। स्कीम पे चलते हैं। नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। कई बार आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिनको पढ़ के आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकें या कोई एडिशनल जानकारी ले सकें। ये चीजें आपको मिलती नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये रिसोर्स सेंटर नेटवर्क डेवलप किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी। यहाँ पे जो भी बुक्स, रिपोर्ट्स, जर्नल्स हैं, उन्हें एक सिंगल लोकेशन पे हम डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे और 24 घंटे 7 दिन वो अवेलेबल होगा लोगों के लिए। ये लगातार अपग्रेड ऑटोमेटिक किया जाता रहेगा। यहां पर कलेक्ट, कोलैट और कैटलॉग किया जाएगा। जो भी डेटा है उसका एक प्रॉपर सेगमेंटेशन किया जाएगा ताकि उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने फंड किया है, उसका डेटा तो ऑब्वियसली कलेक्ट करके इकट्ठा कर दिया जाएगा। 24/7 की एक्सेस होगी। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का ये हिस्सा होगा। फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और बाकी डॉक्यूमेंट्स को अपग्रेड कर दिया जाएगा डिजिटल डिपॉजिटरी के फॉर्म में। रिवीजन करते हैं। H2O यूनेस्को ने 2021 के जुलाई में लॉन्च किया और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी इसका हिस्सा रहा। देखिए, ये स्टेटमेंट तो है करेक्ट। दूसरा, बुखारेस्ट 9
1997 में फाउंड हुआ, गलत है। 2015 में हुआ था। INS वसुरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, गलत है। ये टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी होगी मोबाइल फोन्स के जो भी IMEI नंबर है उसकी, दैट्स ट्रू। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है, गलत है, नीति आयोग रिलीज करता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बेनिफिशियल और मजेदार लगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।